दुनिया का पहला प्रोग्रामेबल कंप्यूटर ज़ीउस Z1 प्रति सेकंड 2 फ्लॉप या फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन करने में सक्षम था। आधुनिक कंप्यूटर इसे 27 ट्रिलियन गुना तेजी से करते हैं और यह केवल 79 वर्षों में हासिल किया गया है। वैज्ञानिकों के अनुसार अगले 100 वर्षों में कंप्यूटर की शक्ति कई लाख गुना अधिक बढ़ जाएगी। यह कल्पना करना भी शुरू करना मुश्किल है कि हमारे बच्चे और नाती पोते किस तरह की दुनिया में रहेंगे। पहले से ही आभासी दुनिया जैसे ग्रैंड थेफ्ट ऑटो में उनके विवरण के साथ झटका। यह कल्पना करना आसान है कि वे अगले 50 से 100 वर्षों में वास्तविकता से अप्रभेद्य हो जाएंगे। वास्तव में यह संभव है कि हम आभासी ब्रह्मांड बनाने में सक्षम होंगे जिसमें पात्र वास्तव में सोचते हैं और हमारे समान दिमाग रखते हैं, लेकिन यह नहीं जान पाएंगे कि वे अनुकरण में रहते हैं। यह कई स्तरों पर भयावह है। और क्या होगा यदि हम पहले से ही ऐसे पात्र हैं? क्या होगा अगर पूरी दुनिया जो आप खिड़की के बाहर देखते हैं एक अनुकरण है? दार्शनिक निक बोसोम ने पहली बार 2003 में हमारी दुनिया की आभासीता के बारे में इस परिकल्पना से आम जनता को परिचित कराया। इसका सार यह था कि यदि हमारे ब्रह्मांड में कई तकनीकी रूप से विकसित सभ्यताएं मौजूद हैं, तो संभावना है कि वे उन लोगों के समान सिमुलेशन बना सकते हैं जिनमें आप और आपके बच्चे आपके कंप्यूटर पर बैठकर खेलते हैं, केवल लाखों गुना बड़ा और अधिक यथार्थवादी। इसका मतलब है कि आप या मैं इस समय किसी एलियन सैंडबॉक्स में एक गैर खिलाड़ी चरित्र NPC की भूमिका में हो सकते हैं। और लोग वाकई इसे गंभीरता से ले रहे हैं। उदाहरण के लिए एलोन मस्क ने 2016 में कहा था कि 1 अरब में केवल एक मौका है कि हमारी वास्तविकता अनुकरण नहीं है। जब आप एलोन मस्क जैसे व्यक्ति से ऐसी बात सुनते हैं तो हमारी वास्तविकता की प्रकृति के बारे में गंभीर संदेह उत्पन्न होने लगते हैं। यह हमें कम से कम कुछ उत्तरों के लिए एक गंभीर खोज शुरू करने के लिए मजबूर करता है, और अब हम ऐसा करेंगे। हमारी आभासीता का साक्ष्य ग्रैंड थेफ्ट ऑटो 5, जिसे GTA 5 के नाम से भी जाना जाता है, यह एक बहुत अच्छा उदाहरण है कि यह सब कैसे पूरा किया जा सकता है। खेल में लॉस सैंटोस नामक अपने आभासी शहर की कई सड़कों में से एक पर आप एक बहुत ही परिचित तस्वीर देखते हैं। आप उन कारों से घिरे हुए हैं जो दूर कहीं तेजी से आ जा रही हैं, और फुटपाथों पर लोगों की भीड़ लगी हुई है। सामान्य तौर पर सब कुछ वास्तविक जीवन में जैसा है वैसा ही है, और खेल में यह सामान्य तस्वीर हर समय हर जगह आपका साथ देती है, भले ही लॉस सैंटोस में आपका स्थान कुछ भी हो। यदि आप एक कोने में मुड़ते हैं तो आप अधिक कारें और राहगीरों की अधिक भीड़ देखते हैं। तो उस लॉस सैंटोस स्ट्रीट पर होने के नाते आप सोच सकते हैं कि वही कहानी दूसरों के साथ हो रही है कि शहरी परिदृश्य में किसी भी समय पूरे शहर में जीवन जीवित है और हो रहा है। लेकिन वास्तव में यह सच नहीं है। आपको यह नहीं भूलना चाहिए कि आप जो कुछ भी देखते हैं वह सिर्फ आपके लिए बनाया गया एक भ्रम है जब आप सड़क पर होते हैं। सशर्त नाम के साथ एक पूर्ण शून्यता ने गली B को भर दिया है, वहां कुछ भी नहीं होता है। खेल लगातार जादुई रूप से आपके लिए इस जीवंत सक्रिय जीवन को खींचता है, जबकि गली B खामोशी में डूब जाती है और वास्तव में मुश्किल से मौजूद है। सभी आधुनिक वीडियो गेम इसी सिद्धांत पर काम करते हैं। जब आप एक आभासी शहर के एक निश्चित स्थान से अनुपस्थित होते हैं तो इस स्थान पर कुछ भी नहीं होता है। न लोग, न कार, न ही शहर। उपयोगकर्ता हार्डवेयर पर लोड को कम करने के लिए डेवलपर्स ने गेम को अनुकूलित किया।
इसके लिए धन्यवाद। आप ऐसे अविश्वसनीय रूप से यथार्थवादी ग्राफिक्स और इन गेम भौतिकी का आनंद ले सकते हैं जो गेमिंग उद्योग की आधुनिक कृति हैं। यदि कोई खिलाड़ी या बल्कि एक चरित्र कुछ मुड़ता है और कुछ देखता है तो कंप्यूटर उसके सामने छवि को यथासंभव विस्तृत बनाता है और खिलाड़ी की पीठ के पीछे की बनावट और वस्तुएं जो देखने से बाहर हैं कंप्यूटेशन रूप से सरल हो जाती हैं, संभावितता को छोड़कर संभव या वास्तव में पूरी तरह से गायब हो जाते हैं। जैसा कि हमने कहा, यह सुंदर ग्राफिक्स को बनाए रखते हुए कंप्यूटर को गेम प्लेटफॉर्म पर लोड कम करने की अनुमति देता है। यदि आप GTA 5 में ऊपर से स्थान को देखते हैं तो पूरा शहर ऐसा लगेगा जैसे यह आपके हाथ की साफ हथेली है और आप देखेंगे कि कैसे कई सड़कों पर कारें ऊपर और नीचे दौड़ रही हैं। तो क्या इसका मतलब यह है कि कंसोल या कंप्यूटर की शक्ति इतनी जटिल और विस्तृत तस्वीर के लिए पर्याप्त है? आइए निष्कर्ष पर न जाएं। तथ्य यह है कि खेल की भौतिकी कारों जैसी वस्तुओं के लिए भी सरल हो जाती है जो पर्यवेक्षक से दूर हैं। अगर हम किसी रॉकेट को इतनी दूर तक फायर करते हैं तो हम मुश्किल से उसे फटते हुए देख सकते हैं। यदि हम करीब से उड़ते हैं तो विस्फोट अधिक विस्तृत और यथार्थवादी दिखता है और इसके लिए अधिक कंप्यूटर शक्ति की आवश्यकता होती है। अगला उदाहरण खेल सभ्यता 5 है। यदि आप जल्दी से कैमरे को मानचित्र के एक छोर से दूसरे छोर तक ले जाते हैं तो आप अपनी आंखों के ठीक सामने लोड किए गए स्थान को देखेंगे। गेम इंजन सही नहीं है, इसलिए हम देख सकते हैं कि दृश्य हमारे कार्यों पर कैसे प्रतिक्रिया करता है, यह महसूस करते हुए कि हम इसे देख रहे हैं। यही है, पर्यवेक्षक अपने अवलोकन के तथ्य से खेल की दुनिया को प्रभावित करता है। इसी तरह भविष्य का कोई भी वीडियो गेम भी काम करेगा। यहाँ तक कि अगर सुपर शक्तिशाली कंप्यूटर एक साथ कई वर्षों तक एक बड़े स्थान पर सभी अधिक या कम बड़ी वस्तुओं की गणना कर सकते हैं तो सभी विवरणों का प्रतिपादन करना बाकी रहेगा। घास के ब्लेड और यहाँ तक कि सूक्ष्म जीव भी, जिनमें से काफी हैं, कुछ जिनमें से सभी केवल पर्यवेक्षक खिलाड़ी की नजर में लोड किए जाएंगे। सब कुछ अनुकूलन के लिए है। तो उस गेमिंग प्रस्तावना के बाद अब हम सिद्धांत के पहले प्रमाण पर आगे बढ़ते हैं कि हम एक मैट्रिक्स जैसी सिमुलेशन में रह रहे हैं। आप भौतिकी के इतिहास में सबसे प्रसिद्ध प्रयोगों में से एक थॉमस यंग के प्रयोग डबल स्लिट प्रयोग के बारे में जान सकते हैं या याद कर सकते हैं। यह भौतिकी में एक वास्तविक तख्तापलट था और क्वांटम यांत्रिकी के अध्ययन में कई वैज्ञानिकों का नेतृत्व किया। यदि आप ठोस गेंदों को फेंकते हैं और उसमें एक कट के साथ एक ढाल फेंकते हैं तो इन स्ट्राइक पॉइंट्स को निर्दिष्ट करने वाली एक एकल विस्तृत पट्टी शील्ड के पीछे स्क्रीन पर दिखाई देगी। यदि शील्ड में 2 स्लिट है तो 2 स्ट्रिप होंगी। लेकिन अगर ढाल पर निशाना साधा जाए तो लहरें कैसे व्यवहार करेंगी? वे स्लॉट से गुजरेंगे और फैल जाएंगे। तरंगों का सबसे बड़ा प्रभाव भट्ठा की रेखा में होगा, जैसा कि गेंदों के मामले में होता है। लेकिन अगर आप दूसरा स्लिट जोड़ते हैं तो सब कुछ बदल जाता है। प्रोजेक्शन स्क्रीन पर कई वैकल्पिक हस्तक्षेप पट्टियां दिखाई देंगी और जब हम 2 पट्टियों पर प्रकाश डालते हैं, ठीक यही होता है। और इस तरह मिस्टर यंग ने प्रकाश के तरंग सिद्धांत को सिद्ध किया। यदि प्रकाश तरंग के बजाय एक कण की तरह कणिकामय होता तो यह गेंदों की तरह व्यवहार करता और स्क्रीन 2 स्लिट्स के अनुरूप प्रकाश की 2 स्ट्रिप्स दिखाती। ऐसा नहीं हुआ। बाद में यह पता चला कि इलेक्ट्रॉनों और प्रोटॉनों ने ठीक उसी तरह व्यवहार किया, जिससे पता चलता है कि वे भी तरंगों के रूप में मौजूद थे, न कि बिंदुओं के रूप में।
एक धारणा थी कि शायद प्रकाश और अन्य कण थे और किसी तरह कण एक दूसरे से टकराए और अलग हो गए। इसलिए इसका परीक्षण करने के लिए भौतिकविदों ने लक्ष्य पर एक एक करके एकल फाइल में इलेक्ट्रॉनों को शूट करने का निर्णय लिया। और आपको क्या लगता है क्या हुआ? कल्पना करने योग्य सबसे अजीब चीज, स्क्रीन पर हस्तक्षेप पैटर्न अभी भी दिखाई दे रहा था। ऐसा लगता था कि एक इलेक्ट्रॉन किसी तरह दो तरंगों में विभाजित हो गया, दोनों स्लिट से गुजरा, फिर खुद में दखल दिया। असंभव। इसलिए भौतिकविदों ने यह पता लगाने की कोशिश की कि वास्तव में इलेक्ट्रॉन किस अंतराल से गुजरता है। उन्होंने इसे जांचने के लिए मापक यंत्र लगाए। एक और प्रतीत होने वाली असंभवता घटित हुई। इलेक्ट्रॉनों ने तरंगों की तरह व्यवहार करना बंद कर दिया और कणों की तरह काम करना शुरू कर दिया और बिना किसी व्यवधान के दो अलग अलग पट्टियों की स्क्रीन पर एक निशान छोड़ दिया। उन्हें पूरी तरह से चौंकाने वाली बात स्वीकार करनी पड़ी कि हमारे अवलोकन या माप के तथ्य ने फोटॉन के तरंगों के कार्य को नष्ट कर दिया, जिससे वे बिंदु कॉर्पस्कुलर बन गए। इलेक्ट्रॉन अवलोकन के प्रभाव में एक कण के रूप में व्यवहार करता है, जो एक भट्ठा के माध्यम से उड़ता है और दो के माध्यम से नहीं। व्याख्याएं? ठीक है, यह निश्चित रूप से एक गेम इंजन के काम जैसा दिखता है ना? इससे आपको लग सकता है कि हमारी दुनिया कंप्यूटर पर एक गेम की तरह चल रही है। कंप्यूटर की शक्ति प्रत्येक कण की गति की गणना करने के लिए पर्याप्त नहीं है, इसलिए यह एक सरलीकृत मॉडल का उपयोग करता है और सटीक गणना केवल तभी लागू करता है जब पर्यवेक्षक को कण को देखने की आवश्यकता होती है, ताकि दुनिया की वास्तविकता के भ्रम को तोड़ न सके। समीक्षक: अतीत के लोगों के लिए ऐसी व्याख्या नहीं हो सकती थी। थॉमस यंग के प्रयोग के परिणाम 1803 में प्रकाशित हुए, जब आभासी वास्तविकता के बारे में सोचना भी असंभव था। क्या चल रहा था, इसके लिए कई सिद्धांत सुझाए गए थे और उनमें से सबसे प्रसिद्ध कोपेनहेगन व्याख्या 1927 में प्रस्तावित की गई थी। नील्स बोहर और वर्नर हाइजेनबर्ग ने सुझाव दिया कि प्राथमिक कण तरंग और कण दोनों हैं। एक इलेक्ट्रॉन को मापने के लिए इसे मापने वाले उपकरण की स्क्रीन के खिलाफ प्रहार करना आवश्यक है। जब इसे मापा जाता है तो इलेक्ट्रॉन की तरंग क्रियाएं समाप्त हो जाती है और यह केवल एक कण बन जाता है। और इसका मतलब यह है कि यह वास्तव में पर्यवेक्षक नहीं है, बल्कि मापने वाला उपकरण है जो अवलोकन के परिणाम को प्रभावित करता है। लेकिन अगर यह सिद्धांत सही है, तो यह अभी भी सिम्युलेटेड मैट्रिक्स वर्ल्ड की परिकल्पना को छूट नहीं देता है। उदाहरण के लिए, एक क्रमादेशित फोटॉन नेटवर्क में एक तरंग के रूप में प्रचार कर सकता है और जब नोड अतिभारित हो जाता है, एक कण में बदल जाता है। इस तरह क्वांटम तरंगों और तरंगों के पतन दोनों की व्याख्या की जा सकती है। कणों के व्यवहार की दूसरी सबसे लोकप्रिय व्याख्या बहुसगत की व्याख्या है। इसे बहुत सरल बनाने के लिए यह कुछ इस तरह दिखता है। हम मान सकते हैं कि समानांतर ब्रह्मांड हैं, जिनमें प्रकृति के समान नियम काम करते हैं, और क्वांटम वस्तु को मापने के प्रत्येक कार्य के लिए दुनिया कई संस्करणों में विभाजित हो जाती है। इनमें से प्रत्येक संस्करण अपना माप परिणाम देखता है और इसके अनुसार अपने ब्रह्मांड में कार्य करता है। आम आदमी की नजर में यह एक अजीब व्याख्या है, लेकिन यह एक स्वतंत्र दुनिया है। कम से कम हम सोचते हैं कि यह है, और इसलिए कोई भी यह तय कर सकता है कि उन्हें कौन सी व्याख्या सबसे अच्छी लगती है। मैरीलैंड विश्वविद्यालय के तत्वावधान में एक संगोष्ठी में 20 साल पहले आयोजित भौतिकविदों के एक सर्वेक्षण में 13 ने कोपेनहेगन व्याख्या के लिए, 8 ने कई दुनिया के सिद्धांत के लिए मतदान किया। कई अन्य वैज्ञानिकों ने अन्य
कम लोकप्रिय विकल्पों को चुना और 18 प्रतिभागियों ने सभी ज्ञात व्याख्याओं का विरोध किया। विवाद अभी भी जारी है। 2006 में वैज्ञानिकों ने 2 स्लिट प्रयोग का एक अधिक परिष्कृत संस्करण आयोजित किया। इस बार इसमें एक आस्थगित विकल्प तत्व शामिल था। सरलीकृत रूप में यह कुछ इस तरह से होता है। कणों को फिर से 2 स्लिट्स के साथ एक बाधा के माध्यम से गोली मार दी जाती है, लेकिन इस बार अवलोकन किया जाता है कि वे किस स्लिट से होकर गुजरे हैं, जब कण पहले ही स्लिट से गुजर चुके होते हैं, लेकिन प्रोजेक्शन स्क्रीन पर अभी तक हिट नहीं हुआ है। एक पर्यवेक्षक की तरह जो एक निश्चित क्षण के बाद ही अपनी आंखें खोलता है। और क्या आप इसकी कल्पना कर सकते हैं? इलेक्ट्रॉनों ने इस समय कणों की तरह व्यवहार किया, जैसे कि इलेक्ट्रॉन बंदूक से उनके प्रक्षेपण के क्षण से कुछ भी नहीं हुआ था, जैसे कि वे दोनों भट्ठों से नहीं गुजरते थे और लहर का प्रतिनिधित्व नहीं करते थे। ऐसा लगता है कि कण जानते थे कि वे करेंगे, ऐसा होने से पहले मापा जाना चाहिए। दूसरा प्रमाण, मैट्रिक्स के अस्तित्व का अगला संकेत ब्रह्मांड में अधिकतम गति प्रकाश की गति से प्राप्त किया जा सकता है। आइंस्टीन ने समझाया कि निर्वात में फोटोनों की तुलना में कुछ भी तेजी से नहीं चल सकता है। प्रकाश की गति एक सीमा और एक स्थिर है। इसके अतिरिक्त कोई वस्तु जितनी तेजी से चलती है, उस वस्तु के लिए उतना ही अधिक समय धीमा हो जाता है। 300,000 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से समय बिल्कुल रुक जाता है। यानी आप दूर की आकाशगंगाओं तक पहुंच सकते हैं। मान लें कि 3 बिलियन प्रकाश वर्ष दूर एक अंतरिक्ष यान पर पलक झपकते ही जिसकी गति इतनी थी, आपके समय के अनुसार वही 3 अरब साल एक वास्तविक पर्यवेक्षक के लिए सापेक्ष आराम में गुजरेंगे। तो एक फोटॉन के लिए समय 0 है। यह तेजी से गति नहीं कर सकता है, इसके लिए उसे समय को और भी धीमा करना होगा, जो असंभव है क्योंकि समय पहले ही रुक चुका है। लेकिन गति और समय में ऐसा संबंध क्यों है? अंतरिक्ष और समय परस्पर क्यों जुड़े हुए हैं? उत्तर एक आभासी दुनिया का सुझाव देता है। मैट्रिक्स परिकल्पना मानती है कि प्रकाश की गति सूचना प्रसंस्करण का एक उत्पाद है, यानी दुनिया एक निश्चित दर से अपडेट हो रही है। यह हमारे किसी भी सुपर कंप्यूटर से खरब गुना तेज है, लेकिन सिद्धांत वही है। गति में वृद्धि के साथ समय धीमा हो जाता है क्योंकि आभासी वास्तविकता आभासी समय पर निर्भर करती है। प्रत्येक प्रसंस्करण चक्र एक टिक है। जब कंप्यूटर धीमा हो जाता है तो खेलने का समय भी थोड़ा धीमा हो जाता है। यह हमारी दुनिया में उस तरह से बहुत समान है जिसमें समय बढ़ती गति के साथ या बड़े पैमाने पर वस्तुओं के पास धीमा हो जाता है, जो हमारे ब्रह्मांड की संभावित आभासीता की ओर इशारा करता है। यह माना जा सकता है कि जबरदस्त गति से दौड़ने वाले जहाज में संसाधनों को बचाने के लिए सिस्टम के प्रसंस्करण चक्र लटक जाते हैं। सबूत का तीसरा टुकड़ा सबसे गंभीर प्रमाण है कि हम एक मैट्रिक्स सिमुलेशन में रहते हैं, क्वांटम उलझाव है। ठीक है, यह वास्तव में क्या है? अंतरिक्ष में उड़ने वाले फोटॉन को घूर्णन माना जा सकता है, यानी इसमें स्पिन नाम की कोई चीज होती है। वास्तव में फोटॉन वास्तव में घूमते नहीं हैं, लेकिन यह एक सरलीकृत मॉडल है। तो भौतिकविदों का मानना है कि सबसे अधिक संभावना है एक कण देखे जाने से पहले इसमें एक विशिष्ट स्पिन भी नहीं है। यही है, कोई भी फोटॉन को अभी तक नहीं देख रहा है, इसलिए यह निर्धारित नहीं कर सकता कि किस तरह से मुड़ना है और इसे अनिश्चितता की सुपरपोजिशन में माना जाता है। ऐसा प्रतीत होता है कि प्रकृति के लिए प्रत्येक कण के घूर्णन की गणना करना कठिन है,
और इसलिए वह इसके लिए एक सरलीकृत योजना का उपयोग करती है। लेकिन फिर जब एक पर्यवेक्षक प्रकट होता है तो कण शारीरिक रूप से अधिक जटिल और अधिक वास्तविक हो जाता है और इसके घूर्णन की गणना की जाती है। अल्बर्ट आइंस्टीन द्वारा एक प्रयोग प्रस्तावित किया गया था जो ताकत के लिए कोपेनहेगन व्याख्या का परीक्षण करना था। इस प्रयोग से कुछ बहुत ही रोचक परिणाम प्राप्त हुए। इसका सार इस प्रकार है, यदि एक परमाणु उदाहरण के लिए सीजियम 2 फोटॉन को अलग अलग दिशाओं में उत्सर्जित करता है तो संवेग के संरक्षण के नियम के अनुसार उनकी स्थिति आपस में जुड़ी होगी। यदि उनमें से एक नीचे से ऊपर की ओर घूमता है तो दूसरा ऊपर से नीचे की ओर घूमेगा। हमेशा उनका स्पिन हमेशा विपरीत दिशाओं में होगा। इसे क्वांटम उलझाव कहा जाता है। लेकिन याद रखें, फोटॉन यह नहीं जानते कि देखे जाने से पहले उन्हें किस तरह घूमना है। तो इस मामले में यदि अवलोकन के तथ्य ने किसी एक विकल्प को चुना है तो उसके पेचीदा साथी को तुरंत विपरीत दिशा में घूमना चाहिए। यानी एक फोटॉन के हमारे अवलोकन के तथ्य से हम दूसरे फोटॉन के स्पिन को प्रभावित करते हैं, भले ही हमने दूसरा फोटॉन नहीं देखा। और दूसरा फोटॉन न केवल एक स्पिन खोजने के लिए आवश्यक है बल्कि करने के लिए तो तुरंत, भले ही फोटॉन एक दूसरे से बहुत दूरी पर हों। इसका मतलब है कि अगर उलझे हुए फोटॉन किसी तरह ब्रह्मांड के अलग अलग छोरों तक भेजे गए थे तो यह जानकारी किस तरह से घूमनी चाहिए, किसी तरह उड़ना चाहिए या ब्रह्मांड के पार कूद जाना चाहिए। ब्रह्मांड प्रकाश की गति से कई क्वाड्रिलियन गुना तेज गति से अपने साथी के पास जाता है ताकि यह मूल रूप से तुरंत अपनी स्पिन प्राप्त कर ले। यह अविश्वसनीय है। यह भौतिकी के नियमों का उल्लंघन करता है जैसा कि हम उन्हें जानते हैं, क्योंकि निर्वात में फोटॉनों की तुलना में कुछ भी तेजी से आगे नहीं बढ़ सकता है। हालांकि दूसरा फोटॉन अभी भी किसी तरह शून्य समय में इस जानकारी को प्राप्त करने का प्रबंधन करता है। लेकिन कैसे? उलझा हुआ साथी फोटॉन इतनी तेजी से कैसे सीखता है कि एक सहयोगी को देखा गया और इसलिए किसी विशेष दिशा में स्पिन करना जानता है? आइंस्टीन आश्वस्त थे कि ऐसा तात्कालिक संबंध असंभव था और उन्होंने माना कि जब उलझे हुए फोटॉन परमाणु से निकलते हैं तो उनमें पहले से ही अतीत के बारे में जानकारी होती है और वे जानते हैं कि अगर या जब उन्हें देखा जाएगा तो वे किस दिशा में घूमेंगे। यानी पर्यवेक्षक चीजों को नहीं बदलता है लेकिन केवल कण के स्पिन को पहचानता है। लेकिन आइंस्टीन की मृत्यु के 17 साल बाद यह पता चला कि यह विलक्षण अद्वितीय प्रतिभा इस मामले में गलत थी। यह सही है, आइंस्टीन गलत थे। निरीक्षण के बाद जिस दिशा में कण घूमता है उसके बारे में जानकारी की उपस्थिति या अनुपस्थिति को साबित करने के लिए आयरिश भौतिक विज्ञानी जॉन बेल ने एक बहुत ही जटिल और सरल प्रयोग किया। परिणाम आश्चर्यजनक थे। बेल ने साबित कर दिया कि उलझे हुए कण का कोई सुराग नहीं है इससे पहले कि यह देखा जाए कि यह किस दिशा में घूमेगा। माप के बाद ही फोटॉन बेतरतीब ढंग से एक स्पिन का चयन करता है और यह इस बात का प्रमाण है कि उलझे हुए प्राथमिक कण प्रकाश की गति की तुलना में बहुत तेजी से एक दूसरे को सूचना प्रसारित कर सकते हैं। प्रयोग ने हमें उत्तर से अधिक नए प्रश्न दिए। 2008 में जिनेवा विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं के एक समूह ने उलझे हुए कणों के बीच सूचना के आदान प्रदान की गति को स्पष्ट करने का निर्णय लिया। वे 18 किलोमीटर की किसी भी दूरी तक दो उलझे हुए फोटॉन को एक दूसरे से अलग करने में सक्षम थे। उन्होंने एक कण को मापा और रिकॉर्ड किया कि दूसरे ने कितनी तेजी से प्रतिक्रिया की। जिस तकनीक का उन्होंने इस्तेमाल किया
वह प्रकाश की गति से 1,00,000 गुना तेज देरी के समय को मापने की अनुमति देती है, लेकिन इस तरह का मामूली ठहराव भी नहीं था। यह पता चला कि जैसा कि मापा गया था, फोटॉन किसी तरह प्रकाश की गति से कम 1,00,000 गुना तेजी से सूचना प्रसारित करने में सक्षम थे, और शायद तुरंत भी। शायद आइंस्टीन सही थे जब उन्होंने कहा कि भौतिक दुनिया में तत्काल संचार असंभव है, लेकिन अगर हम भौतिक दुनिया के स्थान पर आभासी वास्तविकता को प्रतिस्थापित करते हैं, तो तत्काल कनेक्शन आसानी से संभव है। जब दो फोटोन आपस में उलझ जाते हैं, तो उनके प्रोग्राम संयुक्त रूप से दो बिंदुओं को देखने के लिए जुड़ जाते हैं। कार्यक्रमों का यह संयोजन दोनों पिक्सेल के लिए प्रतिक्रिया देगा, अगर हम उन्हें ऐसा कह सकते हैं, चाहे वे एक कण को मापने के समय कहीं भी हों। इसका प्रोग्राम बेतरतीब ढंग से किसी एक स्पिन को चुनता है और दूसरे का प्रोग्राम तुरंत प्रतिक्रिया करता है। यह स्पष्ट हो जाता है कि दूरी महत्वपूर्ण क्यों नहीं है। प्रोसेसर को स्पिन करने के लिए कहने के लिए पिक्सेल पर जाने की आवश्यकता नहीं है, भले ही तथाकथित स्क्रीन बड़ी हो, यहाँ तक कि ब्रह्मांड जितनी बड़ी हो। भौतिकविदों का कहना है कि वास्तव में कोई भी क्वांटम यांत्रिकी को नहीं समझता है, लेकिन अगर हम मान ले कि हमारी दुनिया आभासी है, तो सब कुछ बहुत जल्दी स्पष्ट हो जाता है। प्राथमिक कणों की दुनिया और उनकी बातचीत का वर्णन करने के लिए वैज्ञानिक क्वांटम यांत्रिकी का उपयोग करते हैं, और स्थूल दुनिया के लिए आइंस्टीन के सापेक्षता के सामान्य सिद्धांत का उपयोग किया जाता है। लेकिन अगर ये दोनों संसार प्रकृति में सहअस्तित्व में है, तो एक सिद्धांत मौजूद होना चाहिए जो दोनों के लिए अनुमति देगा, और यही अनुकरण की परिकल्पना करती है। यह बिग बैंग के रहस्यों, अंतरिक्ष की वक्रता, सुरंग प्रभाव, डार्क एनर्जी और डार्क मैटर की पूरी तरह से व्याख्या करता है। सभी को धारणा के आधार पर समझाया जा सकता है। वे कहते हैं कि यह सिमुलेशन सिद्धांत, भले ही पुष्टि हो गई हो, कुछ भी नहीं बदलेगा, लेकिन आधिकारिक पुष्टि नए शोध को दृढ़ता से प्रेरित कर सकती है, और शायद वैज्ञानिक हमारी दुनिया में नई कमियों को खोजने में सक्षम होंगे, और उनका उपयोग नई तकनीकों को बनाने के लिए किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, यदि क्वांटम प्रभाव ब्रह्मांड की आभासीता के कारण होता है, तो क्वांटम कंप्यूटर या क्वांटम क्रिप्टोग्राफी का निर्माण हमारी दुनिया के सम्मेलनों का उपयोग कहा जा सकता है। क्या हम मैट्रिक्स में हैं? नए अप्रत्यक्ष संकेत हैं कि हम एक मैट्रिक्स में रहते हैं। हर साल इस दर से खोजे जाते हैं कि लगभग 30 वर्षों में हमारी दुनिया का वर्चुअलिटी सिद्धांत विज्ञान की दुनिया में आज के विकास के सिद्धांत के रूप में आधिकारिक हो सकता है। शायद यह बहुत लंबा नहीं होगा जब तक वे स्कूलों में नहीं पढ़ाते हैं कि हम एक आभासी दुनिया में रहते हैं। यद्यपि यह कुछ हद तक हतोत्साहित करने वाला है, यह महसूस करते हुए कि आप भावनाओं और आत्मचेतना के साथ एक जटिल कार्यक्रम हो सकते हैं। एलोन मस्क का मानना है कि इसके विपरीत यह अच्छी खबर होगी। सिमुलेशन परिकल्पना फर्मी विरोधाभास को हल करती है और दिखाती है कि बुद्धिमान सभ्यताएं आत्मविनाश से बचने में सक्षम है और आभासी दुनिया के निर्माण को प्राप्त करने के लिए तकनीकी रूप से विकसित होती है। तो मिस्टर मस्क के लिए मैट्रिक्स में जीवन एक बहुत ही अच्छा यूटोपिया है। वह चाहता है कि यह सच हो। वैसे हाल ही में प्रसिद्ध वैज्ञानिक नील डेग्रासे टायसन और उनके कुछ सहयोगियों ने इस विषय पर बहस करते हुए कई घंटे बिताए। क्या ब्रह्मांड एक कंप्यूटर सिमुलेशन है? यदि आप इस विषय को पसंद करते हैं तो इसे अवश्य देखें। मैं आपको सलाह देता हूं कि आप फिल्म द 13वीं मंजिल और निश्चित रूप से मैट्रिक्स ट्रायलॉजी देखें और लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, अन्यथा एजेंट स्मिथ जल्द ही आपके दरवाजे पर दस्तक देगा। क्या होगा अगर हम आपको स्कॉच टेप से गोल गोल लपेटें?
पूरे पैकेज को माइक्रोवेव ओवन में फेंक दें। इसे अच्छी तरह से भूनें। देखें कि एक विशाल भूखी व्हेल। उसके बाद आपको समुद्र में डुबो दें। फिर आपको जिंदा दफना दे। फिर आपको सीधे मारियाना ट्रेंच के तल पर वापस धरती पर गिरा दे। उसके बाद आपको बाहर ले जाओ और बिजली के तूफान के लिए एक रात के नीचे सुखाओ। तुम्हें कपड़े पहनाओ, तुम्हें कंघी करो, तुम्हें एक विमान पर चिपका दो, 30,000 फीट की ऊंचाई पर चढ़ो, तुम्हें एक बार फिर से उछालो जहां तुम वापस नीचे गिरो एक पैराशूट के बिना, निस्संदेह सका। तब क्या होगा?